हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जो कि बेस्ड है BRS यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कैश बुक क्या होती है और कैश बुक के कितने टाइप्स होते हैं। जब हम बात करते हैं कैश बुक की 2 कॉलम वाले की, तो वहाँ हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 कॉलम होते हैं। एक तो होता है कैश वाला और एक होता है बैंक वाला। मान लीजिए कि हम किसी एक मंथ की कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। हम सपोज करते हैं कि हम जुलाई मंथ की कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। ये होता है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। जो भी अमाउंट हमको रिसीव्ड हुआ होगा वो हमने लिखा होगा इस तरफ, और जो भी हमने पेमेंट किया होगा या पैसा हमारे पास से गया होगा तो वो चीज़ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। और हमें अब ध्यान रखना है केवल बैंक वाले कॉलम का, ठीक है, बैंक वाले कॉलम का। यानी कि कैश बुक हमें दिखाएगी कि जुलाई मंथ के एंड में आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। हो सकता है बैलेंस शीट इस तरफ भी हो, लेकिन मैं अभी एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि बैलेंस शीट यहाँ लिखा हुआ है कि आपका ये बैलेंस लास्ट में बचा हुआ है। जो बैंक है हमारी, वो भी अपने पास में एंट्री करती है, ठीक है। बैंक जो होती है वो भी हमारा अकाउंट अपने पास में रखती है, ठीक है। अब बैंक भी ये काम करती है, बैंक भी देखती है कि इस अकाउंट में से इतने रुपए गए हैं, इतने रुपए निकल कर आए हैं, ठीक है, इतना शुरुआत में बैलेंस पड़ा हुआ था, और बैंक आपको बताती है कि लास्ट में आपके इतना बैलेंस बच रहा है। आपके हिसाब से इतना बैलेंस बच रहा होता है, बैंक के हिसाब से इतना बैलेंस बच रहा होता है। जनरली क्या होता है ना कि ये दोनों बैलेंस आपस में मैच नहीं होते हैं, आपस में मैच नहीं होते हैं। अब हमारा दिमाग ठनकेगा, हम बोलेंगे कि सर बैंक में भी पैसा तो हमारा ही है, यहाँ पर भी बैंक कॉलम हम बना रहे हैं, पैसा जा रहा है तो हम यहाँ भी एंट्री कर रहे हैं, बैंक वाले तो करेंगे ही एंट्री, पैसा आ रहा है तो भी हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, और बैंक में तो एंट्री होनी ही है क्योंकि बैंक से तो ट्रांजैक्शन हमारा हो ही रहा है। फिर फ़र्क कैसे आ रहा है? तो देखिए, इन दोनों अमाउंट में फ़र्क आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ कारण इस तरीके से हैं। देखिए, मानिए कि बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है, आपको वो इंटरेस्ट देता भी है और कई बार किसी पेनल्टी या किसी भी रूप में इंटरेस्ट चार्ज भी कर लेता है, तो आपको वो पता ही नहीं पड़ा, आपको इंटरेस्ट चार्ज होने का पता ही नहीं पड़ा। तो आपने क्या किया, अपने यहाँ पर तो एंट्री नहीं करी इंटरेस्ट चार्ज होने की, लेकिन बैंक ने तो आपका अमाउंट कम कर दिया। मान लो 100 रुपये आपकी पेनल्टी लगी, कोई इंटरेस्ट लग गया, तो आपके अमाउंट में से 100 रुपये कम हो गए, लेकिन यहाँ पर हमने वो एंटर ही नहीं किया। इसी जगह पर हमको किसी एक कस्टमर ने कहा कि भाई मैंने आपके खाते में 10,000 रुपये डलवा दिए हैं, तो हमें लगा, हमें उस पर विश्वास था, हमने कहा अच्छा ठीक है आपने डलवा दिए तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने तो 10,000 रुपये की एंट्री कर ली बैंक अकाउंट, बैंक वाले कॉलम में, लेकिन वास्तव में तो हमें कुछ मिला ही नहीं अमाउंट, तो बैंक वाले के पास तो 10,000 रुपये आए नहीं, तो उसके पास बढ़े ही नहीं। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनके कारण इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस आता है। अब हम क्या करते हैं, हम जो टाइम पीरियड होता है, जैसे अभी जुलाई मंथ की बात कर रहे हैं, तो जुलाई मंथ के एंडिंग में हम ये दोनों बैलेंस को आपस में मैच करते हैं। हम देख रहे हैं ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो अब इसको हम लोग मैच करते हैं। और जो मैच करने का तरीका होता है ना, वो ही होता है बैंक रिकंसाइल करना, और इसे जिस स्टेटमेंट के थ्रू हम करते हैं वो होता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब जब हम मैच करवाने के ऊपर आते हैं, यानी हम ये बात करते हैं कि चलो भैया बैलेंस हमारा मैच किया जाए, तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ समझनी है कि हम मैच कैसे कराएंगे। हमारे पास खुद के पास जो रहती है वो होती है कैश बुक, जिसमें कि हम बैंक कॉलम में बैंक की एंट्री करते हैं। तो आपको पहली कौन सी चीज़ की ज़रूरत है कि कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसकी आपको ज़रूरत है, ठीक है, वो हमारे काम में आता है। दूसरी चीज़, अब बैंक से हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? तो देखिए, बैंक से हमें इन्फॉर्मेशन 2 तरीके से मिलती है। या तो हमारी जो बैंक की पासबुक होती है उसमें हम जाकर एंट्री करवा लें, तो हमें पता पड़ जाता है कि हाँ इस तारीख को इतना अमाउंट आया है, इतना गया है, इतना आया है, इतना गया है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हम बैंक से कहकर बैंक स्टेटमेंट निकलवा लें। जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेती हैं, क्योंकि उनके ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। उससे पता पड़ जाता है कि इस तारीख को इतना पैसा आया था, इतना पैसा बैंक के थ्रू गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, मैंने आपको कई बार कहा है कि कैश हो चाहे बैंक का अकाउंट हो, ये हमारे लिए एसेट होते हैं, और एसेट जब भी इंक्रीज़ होती है यानी बढ़ती है,
तो वो डेबिट की जाती है, और जब भी वो कम होती है तो क्रेडिट की जाती है। यानी कि जब मैं कैश बुक बनाता हूँ और मैं एंट्री करता हूँ बैंक कॉलम में, तो अगर बैंक में अमाउंट बढ़ेगा तो मैं उसे लिखूँगा डेबिट साइड में, और जब बैंक में अमाउंट कम होगा तो मैं लिखूँगा क्रेडिट साइड में। इसी तरीके से कैश में भी होता है, कैश बढ़ता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, कम होता है तो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में। अब जब हम बैंक की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, हम जब बैंक की तरफ आ जाते हैं और ख़ुद को हम बैंक के जगह पर रख लेते हैं, तो बैंक के लिए जब कोई कस्टमर उनके पास पैसा जमा कराता है तो वो उनके लिए एक तरीके से लाइबिलिटी होती है कि भाई इसने मेरे पास पैसा जमा कराया है, मुझे इसका पैसा कभी ना कभी लौटाना है। लाइबिलिटी का नियम क्या कहता है कि अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो हम उसे करते हैं क्रेडिट, और लाइबिलिटी अगर कम होती है तो हम उसे करते हैं डेबिट। आप वैसे ट्रिक से तो ये याद रख सकते हो कि अगर कैश बुक में जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पर अगर प्लस होता है अमाउंट तो डेबिट करते हैं, माइनस होता है तो क्रेडिट करते हैं। इसी जगह पासबुक को जब हम देखते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट को हम जब देखते हैं तो वहाँ पर अगर हमारा अमाउंट बढ़ता है तो वहाँ क्रेडिट होता है, और अगर हमारा अमाउंट कम हो जाता है तो वो माइनस होता है। यहाँ पर अगर अमाउंट बढ़ता है तो हम डेबिट में लिखते हैं, और कम हो जाता है तो क्रेडिट में लिखते हैं। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट में आपको मिलता है, यानी बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक आपको मिली, ठीक है, पासबुक आपको मिली, तो उसमें भी आपके पास दो कॉलम होंगे, एक होगा डेबिट कॉलम, एक होगा क्रेडिट कॉलम। तो डेबिट में अगर कोई आइटम आया है तो इसका मतलब आपकी बैंक से वो पैसा निकला है, और अगर क्रेडिट में कोई आइटम आता है तो इसका मतलब आपकी बैंक में ये पैसा जमा हुआ है। और इसके ऑपोजिट अगर हम कैश बुक की बात कर लें तो कैश बुक में भी दो कॉलम है हमारे, बैंक का और कैश का। अभी अपन बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, उसमें एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। अगर कैश बुक में पैसा बढ़ेगा तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और अगर कम होगा तो हम उसे लिखते हैं क्रेडिट साइड में। और यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि अगर हमारा पैसा बढ़ता है तो उसे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, और अगर हम नहीं लिखते, बेसिकली बैंक लिख दी क्रेडिट साइड में, और अगर हमारा पैसा कम होता है तो बैंक उसे लिखती है डेबिट साइड में। तो ये दोनों उल्टे इफेक्ट चलते हैं। अब देखिए किस तरीके से बनाते हैं हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, अमाउंट की तरफ दो कॉलम बना लेने हैं, दो कॉलम बनाने हैं। पहला आ जाएगा आपका प्लस, दूसरा आ जाएगा माइनस। यहाँ पर हम डेबिट क्रेडिट नहीं लिख रहे हैं, प्लस और माइनस। और इधर वाला जो कॉलम है ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा, आपको दिया हुआ होगा कि भाई महीने के एंड में या जो भी टाइम पीरियड होगा उसके एंड में आपके कैश बुक में बैंक का कितना बैलेंस बच रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशंस आपके सामने आ सकती हैं, या तो आपका बैलेंस शो हो सकता है प्लस में, या फिर आपका बैलेंस शो हो सकता है माइनस में, ठीक है। या तो आपका बैलेंस आ सकता है कैश बुक के हिसाब से यहाँ पर, या फिर वो आ सकता है यहाँ पर, दोनों में से कहीं भी आ सकता है। बेसिकली जब यहाँ आता है तो वो होता है हमारी कैश बुक में डेबिट बैलेंस, और उधर अगर आता है माइनस में तो वो होता है क्रेडिट बैलेंस, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट, कि हमने बैंक से पैसे ज़्यादा निकाल रखे हैं। तो अभी आप ये समझिए कि बैलेंस एज पर कैश बुक सबसे पहले लिखा जाता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। अगर डेबिट वाला होगा तो यहाँ लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि क्रेडिट वाला होगा तो यहाँ आ जाएगा वो। इसके बाद दो चीज़ें हमें करनी है ऐड। पहली चीज़, अगर ये लाइन आपको मिलती है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और दूसरी चीज़, अगर बैंक में कोई भी अमाउंट आता है तो आपको डेबिट करना है। और जब भी बैंक में कोई अमाउंट आएगा, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि बैंक में अमाउंट आया है और आपको बनाना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो आपको ये बात तुरंत मान लेनी है कि वो इन्फॉर्मेशन हमको नहीं पता थी, और यानी कि हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी है, ठीक है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, CB यानी कैश बुक। हमको नहीं पता था कि बैंक में ये अमाउंट आया है तो हमने कैश बुक में एंट्री भी नहीं करी थी। अब दो ही चीज़ें इसमें से लेस करी जाएंगी, दो ही चीज़ें इसमें से लेस की जाएगी। कौन सी? पहला, चेक्स प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड नहीं, डिपॉजिट, चेक्स डिपॉजिटेड फॉर पेमेंट
बट नॉट कलेक्टेड, ये लाइन आ जाए। या फिर जैसे यहाँ इंक्रीज था तो हम ऐड कर रहे थे, यहाँ आ जाए डिक्रीज, डिक्रीज इन बैंक। और इसके लिए भी आपको वही वाली बात माननी है कि हमें नहीं पता है कि बैंक से डिक्रीज हो गया, यानी कि ये अमाउंट हमने कैश बुक में एंटर नहीं किया था। इसके बाद क्या करना है आपको, इन दोनों का टोटल लगाना है। और टोटल लगाने से क्या होगा कि आपको एक जगह पर पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर अमाउंट कम है। जहाँ भी अमाउंट कम होगा वहाँ पर वो यहाँ भी आ सकता है और वो यहाँ भी आ सकता है। और ये जो निकल कर आएगा ये आ जाएगा आपका बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ ये क्या चीज़ है। हमने ऊपर लिखा है सबसे बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी हमारी कैश बुक हमको बता रही है कि आपके पास इतना या फिर इतना, अगर माइनस में हुआ तो इतना, प्लस में हुआ तो इतना, इतना रुपया आपके पास मंथ के एंडिंग में बचा हुआ है। ठीक है, अब आपको इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई चेक हमने कुछ इशू करे थे लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए हैं। अब देखिए क्या हुआ होगा, जैसे हम ये जुलाई मंथ की इन्फॉर्मेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, जुलाई मंथ की इन्फॉर्मेशन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ होगा कि हमने किसी को चेक बनाकर दिया होगा, हमको किसी को पेमेंट करना होगा तो हमने कहा कि ले भैया 10,000 रुपये का चेक तू ले ले। अब हमने उसको जैसे ही चेक दिया उसी तारीख को हमने अपने यहाँ पर एंट्री कर ली होगी कि भाई मेरे बैंक से 10,000 रुपये गए। ठीक है, आपने कैश बुक में क्या किया होगा, कैश बुक में आपने डेबिट क्रेडिट, आपने उसको क्रेडिट में लिख दिया होगा 10,000 रुपये कि मेरे यहाँ से 10,000 रुपये चले गए हैं। ठीक है, लेकिन वो जिसको आपने चेक दिया था उसने चेक बैंक में अभी जमा ही नहीं कराया। पूरा 31 जुलाई आ गया, 31 जुलाई आ गया, लेकिन उसने, हम केवल 31 जुलाई तक की ही बात कर रहे हैं, तो 31 जुलाई तक क्या किया उसने, बैंक में चेक को जमा ही नहीं कराया। उसने कहा ठीक है अभी तो 3 महीने हैं, मैं आराम से चेक को करा लूँगा बाद में, अभी मैं नहीं जा रहा। तो हमने तो अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली लेकिन वास्तव में हमारी बैंक से पैसे कटे ही नहीं, तो हमने यहाँ पर तो 10,000 रुपये कम कर दिए, लेकिन कैश बुक का बैंक कॉलम, लेकिन बैंक में से तो 10,000 रुपये कम हुए ही नहीं। ठीक है, हमने अपने यहाँ पर तो 10,000 रुपये माइनस कर दिए, क्रेडिट यानी कि ये माइनस हो गए, लेकिन बैंक में तो 10,000 के 10,000 पड़े हुए हैं पूरे, तो अब हमें उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 10,000 जो हमने माइनस कर दिए थे उसको वापस से जोड़ देंगे। दूसरी चीज़, इंक्रीज इन बैंक, जो कि हमारी कैश बुक में एंटर नहीं किया गया है, ऐसा अमाउंट हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। अब माइनस करने वाले पॉइंट समझ लेते हैं। माइनस करने वाले पॉइंट में मैंने पहले नंबर पर लिखा है कि चेक डिपॉजिटेड फॉर पेमेंट बट नॉट कलेक्टेड, ये लिखा है मैंने। अगर ऐसा अमाउंट आता है तो उसको करेंगे हम माइनस। क्या कारण है इसके पीछे, वापस वही बात की हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ की, 1 जुलाई से 31 जुलाई की हम बात कर रहे हैं। एक हमारे पास है कैश बुक, कैश बुक का हमेशा बैंक कॉलम लेना है हमें बैंक रिकन्सिलिएशन में। ठीक है ना, कैश बुक का कैश कॉलम हमारे किसी भी काम का नहीं है। और एक हो गई हमारी पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट, एक ही बात है। अब देखिए हमें क्या हुआ, मान लीजिए शुरुआत में हमारे पास 10,000 रुपये ही थे, दोनों जगह 10,000 रुपये हमारे बोल रहे हैं। अब क्या हुआ कि हमें चेक कहीं से मिला, हम किसी से पैसा मांगते थे तो उसने हमें चेक दे दिया। ठीक है, और हमने क्या किया, जैसे ही हमें चेक मिला तो हमने अपने यहाँ पर एंट्री कर ली कैश बुक में कि भैया मुझे 7,000 रुपये का चेक मिल गया है, यानी कि मुझे 7,000 रुपये जब प्राप्त हो गए हैं, मुझे रिसीव्ड हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे पास टोटल बैलेंस हो गया 17,000। ये कहानी तो मेरा कैश बुक बताएगी, मुझे मेरी कैश बुक ये वाली कहानी बताएगी। लेकिन मुझे उन्होंने चेक दिया और मैंने बैंक में जाकर वो चेक लगा दिया। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि 31 जुलाई हमको लास्ट लेना है, तो मान लो कि 30 जुलाई को ही मुझे चेक रिसीव्ड हुआ और मैंने जाकर 30 जुलाई को ही लगा दिया। तो कई बार क्या होता है कि बैंक में जब हम चेक जाकर लगा देते हैं कि भाई ये मुझे चेक मिला है, चलो इससे मेरे को दो पेमेंट अब करो, तो उसमें 2-3 दिन का टाइम भी कई बार लग जाता है। ठीक है, 2-3 दिन का टाइम उसमें लग जाता है। तो क्या होता है 31 जुलाई तक वो पैसा हमारे बैंक में आता ही नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ तो कुछ हमारे पास आया नहीं,
और यहाँ हमने कैश बुक में लिख दिया था 7,000 रुपये। तो अब हमें, क्योंकि हम 31 जुलाई तक का ही व्यू ले रहे हैं, तो आप ये नहीं सोचें कि भाई अभी पैसा नहीं आया तो क्या हुआ, बाद में आ जाएगा, 2 दिन बाद में आ जाएगा, वो फिर अगले महीने की कहानी में चला जाएगा सीन, ठीक है ना। अभी तो 31 जुलाई तक तो हमारे पास यही सीन है कि भाई हमने हमारी कैश बुक में तो लिख दिया कि 7,000 रुपये आ गए हैं, बढ़ गया है 7,000 से बैलेंस, लेकिन जो बैंक में हमारा है वहाँ पर 7,000 रुपये नहीं बढ़े हैं। तो अब हमें करेक्ट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर जो कैश बुक का बैलेंस है उसमें से ये अमाउंट को कम कर देंगे, ताकि इसमें से 7,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ भी 10,000 बचेगा और यहाँ भी 10,000 बचेगा, ठीक है। ये कारण है माइनस करने का। अब दूसरी चीज़, जो लास्ट वाला पॉइंट है कि कोई भी अगर डिक्रीज़ हुआ है बैंक में, जैसे यहाँ इंक्रीज़ था उसी तरीके से ये डिक्रीज़ है, ठीक है। अब मान लीजिए वही कैश बुक और पासबुक, ठीक है। शुरुआत में बैलेंस था 15,000 रुपये, 15,000 रुपये ये हमें पता था। अब क्या हुआ, जुलाई के महीने में 31 जुलाई को ही बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। इंटरेस्ट चार्ज कर लिया से मतलब क्या हुआ कि हमारे को वो जो भी सुविधाएं देता है, हम ये बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो भी तो बैंक के पेपर खर्च होते हैं, वो पेपर प्रिंट आउट हमको निकाल के देते हैं, और भी हम बैंक की सुविधाएं यूज़ करते हैं, तो बैंक उसका इंटरेस्ट तो चार्ज करता ही है, ठीक है। बैंक फीस और बैंक इंटरेस्ट ये तो चार्ज होते ही हैं। तो बैंक ने हम पर इंटरेस्ट लगा दिया 350 रुपये का, 350 रुपये का। तो वास्तव में हमारे पास कितने रुपए रह गए, वास्तव में हमारे पास रुपए रह गए 14,650। लेकिन हमें वो बात पता ही नहीं है। हमें पता कब पड़ेगी, जब हम बैंक से पासबुक लेकर आएंगे, पासबुक में एंट्री करवाएंगे या फिर स्टेटमेंट लेकर आएंगे, तब हमें पता पड़ेगा। तो हमें तो पता ही नहीं, तो हमने यहाँ कैश बुक में तो कोई एंट्री करी ही नहीं है, ठीक है। ये कैश बुक में तो हमारा वैसा का वैसा अमाउंट पड़ा है। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम कैश बुक में से भी 350 रुपये माइनस कर देंगे, तब जाके दोनों बराबर आ जाएंगे। तो मैंने इसीलिए माइनस साइड में लिखा है डिक्रीज इन बैंक, और यहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगा। लिखेंगे कहाँ कम पड़ रहा है, वहाँ जितना कम पड़ रहा होगा उतना अमाउंट लिख देंगे, और ये बैलेंस होगा आपका एज पर पासबुक। अगर यहाँ पर बैलेंस आए तो आप लिख देना डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक, और यहाँ पर आए तो वो हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो ये आपकी थी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की थ्योरिटिकल पार्ट। इस पे बेस्ड एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।